नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबर। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए, पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह सुबह पीएम क्योटो के बौद्ध मंदिर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे भी बौद्ध मंदिर पहुंचे हैं। टोजी मंदिर जापान का ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर है। प्रधानमंत्री मोदी यहां करीब 40 मिनट तक रुकेंगे। टोजी मंदिर के पुजारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी यहां पूजा अर्चना करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। जापानी पीएम शिंजो अबे ने प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी की गर्मजोशी से स्वागत की तैयारियां की। स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री अबे को तोहफे में श्रीमद् भागवत गीता और विवेकानंद की किताब भेंट की। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने पीएम मोदी के स्वागत में शानदार डिनर पार्टी भी दी। जापान के स्मार्ट सिटी क्योटो के सरकारी गेस्ट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी ने मछलियों को चारा भी खिलाया। जापान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बड़ा तोहफा दिया। वाराणसी यानी काशी को स्मार्ट सिटी क्योटो की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो अबे की मौजूदगी में भारतीय राजदूत दीपा गोपालन वाधवा और क्योटो के मेयर ने क्योटो काशी स्मार्ट सिटी करार पर दस्तखत किए। पीएम मोदी के जापान दौरे में बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी समेत कई अहम मुद्दों पर समझौता हो सकता है। इसके अलावा रेलवे प्रोजेक्ट, सोलर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा को लेकर भी दोनों देशों में करार हो सकता है। नरेंद्र मोदी का ये तीसरा जापान दौरा है। इससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते 2 बार पहले ही जापान का दौरा कर चुके हैं। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की ये चौथी विदेश यात्रा है। सबसे पहले वो भूटान गए थे। इस्तीफे की मांग को लेकर जारी सियासी बवाल अब हिंसक होने लगा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में देर रात पुलिसिया कार्रवाई में 7 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। दरअसल लाठियां लेकर हजारों प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर पीएम नवाज शरीफ के आवास की ओर बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने संसद परिसर का गेट तोड़ दिया। लिबर्टी चौक पर भी तोड़फोड़ की। इमरान खान और कादिरी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोली चलाई, लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस्लामाबाद में कार्रवाई के बाद कराची, लाहौर और मुल्तान में भी प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। देर रात लोग सड़कों पर आ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे पहले कादरी ने कल एक बार फिर से शरीफ की गद्दी छोड़ने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी, जिसको सरकार की ओर से सिरे से खारिज कर दिया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में लोगों ने बिजली पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। बीती रात सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए, जिसके चलते गाजियाबाद रोड घंटों तक जाम रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। लोगों का आरोप है कि 15 दिनों से इलाके में पानी नहीं आ रहा, जिसके चलते वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। लोगों का ये भी आरोप है कि इलाके में 10 घंटे से ज्यादा की बिजली कटौती की जा रही है। दिल्ली के बेगमपुर थाने के बाहर लोगों ने खूब हंगामा किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा दरअसल एक पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हुआ, जिस पर मारपीट का आरोप है। सिर पर चोट खाए एक शख्स का आरोप था कि पुलिस वाले ने उस पर ईंट से हमला किया, क्योंकि उसने पुलिस वाले को पैसे देने से इनकार कर दिया। हंगामे के बाद पुलिस ने पीड़ित को हिरासत में लिया और जिससे लोग भड़क गए। हालांकि बड़े अधिकारियों के दखल के बाद आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। युवक पुरानी दिल्ली का रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। दिल्ली से सटे गुड़गांव के दौलताबाद गांव में एटीएम लूटने गए बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी। एटीएम लूटने की कोशिश में बदमाशों ने पहले गार्ड की आंखों में मिर्ची झोंकी, फिर गार्ड और उसके साथी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। शोर शराबे के बाद गार्ड और उसके साथी को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। गार्ड ने दम तोड़ दिया, जबकि उसके दोस्त की स्थिति गंभीर है। आरोपियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वाराणसी से छपरा जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस पर कुछ लोगों ने जबरदस्त पथराव किया। इस पथराव से ट्रेन की बोगियों के शीशे चकनाचूर हो गए। दरअसल जखिया स्टेशन के पास कुछ लोगों ने ट्रेन की चेन पुलिंग की। चेन पुलिंग करने वालों से बाकी के यात्रियों की बहस शुरू हो गई। बहस के बाद चेन पुलिंग करने वाले नीचे उतरे और पथराव शुरू कर दिया। मऊ स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद जीआरपी ने पूरे मामले की जानकारी ली, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। चुनाव आयोग ने यूपी सरकार को मुरादाबाद के एसएसपी धनवीर यादव को हटाने का निर्देश दिया है। बीजेपी ने एसएसपी धनवीर यादव को हटाने की मांग की थी।
बीजेपी ने आरोप लगाया था कि एसएसपी धर्मवीर यादव एसपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। मुरादाबाद जिले में विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर ये फैसला किया गया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने विधानसभा उपचुनाव के दौरान बूथों पर वीडियोग्राफी कराने की भी मांग की है। मुश्किलों से जूझ रही रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के खिलाफ अब उसके निवेशकों ने ही मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में डीएलएफ के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में गुस्साए लोग सड़क पर उतरे और विरोध मार्च निकाला। हाथों में काले झंडे काले गुब्बारे लिए ये लोग डीएलएफ से खासे नाराज हैं। 2009 में इन लोगों ने डीएलएफ के एक प्रोजेक्ट में अपने घर का सपना लेकर पैसे लगाए। 2 साल में कंपनी ने कब्जा देने का वादा किया, लेकिन 5 साल बाद भी नहीं मिला। लोगों का कहना है कि इन्होंने अपना सब कुछ बेचकर कंपनी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब कंपनी उनकी शिकायतें तक नहीं सुन रही। गुस्साए लोग डीएलएफ पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। ये लोग किसी भी कीमत पर अपना घर चाहते हैं। आधी रात से पेट्रोल ₹1.82 प्रति लीटर सस्ता हो गया है, वहीं डीजल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा। नई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल ₹68.51 में मिल रहा है, जबकि मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹76.50 है। तो कोलकाता में ₹76.21 और चेन्नई में ₹71.65 प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। बताया जा रहा है कि थोक बाजार में कच्चे तेलों के दामों में गिरावट के चलते पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है। साथ ही सरकार ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर भी ₹19 सस्ते कर दिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार के 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा देश के सामने रखा है। अरुण जेटली ने कहा कि देश की माली हालत सुधर रही है और महंगाई भी धीरे धीरे घट रही है। इसके साथ ही जेटली ने वित्तीय घाटा कम करने को सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया। अरुण जेटली ने कहा कि 30 साल बाद एक पार्टी की सरकार बनने के फैसले लेना आसान हुआ और अर्थव्यवस्था के प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। जेटली के मुताबिक 5.7% की विकास दर हौसला बढ़ाने वाली है। हालांकि कांग्रेस जीडीपी में बढ़ोतरी का क्रेडिट मोदी सरकार को देने के लिए तैयार नहीं है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार का क्रेडिट यूपीए सरकार को जाता है। बिहार में बीजेपी नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार विधानसभा का चुनाव सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी। राधा मोहन सिंह ने सवाल पर चुप्पी साधने की कि सुशील मोदी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं। उन्होंने ये जरूर कहा कि सुशील मोदी बिहार में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है और लोकप्रिय भी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने विश्वास के आरोपों को खारिज कर दिया, साथ ही कानूनी कार्रवाई पर विचार किए जाने की भी बात कही। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने दावा किया है कि बीजेपी के एक सांसद ने उन्हें दिल्ली का सीएम बनने की पेशकश की थी। कुमार विश्वास ने यह भी कहा कि उससे बीजेपी सांसद ने आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों से बात होने का भी दावा किया था। हालांकि कुमार विश्वास उस बीजेपी सांसद का नाम बताने को तैयार नहीं हुए जिसने उन्हें सीएम पद का ऑफर दिया था। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने दावा किया कि विश्वास को सीएम पद का ऑफर देने वाले सांसद मनोज तिवारी हैं। संजय सिंह के दावे को सिरे से खारिज करते हुए मनोज तिवारी ने इसे आम आदमी पार्टी का शिगूफा बताया है। मनोज तिवारी ने साफ कहा कि सीएम या फिर सरकार बनाने को लेकर कुमार विश्वास से कोई बातचीत हुई नहीं थी। हालांकि मनोज तिवारी ने जरूर माना कि कुमार विश्वास से उनकी दोस्ती है, लेकिन कुमार को कोई ऑफर देने की बात से इनकार कर दिया। इसके साथ ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का अधिकार ही नहीं कि वो किसी को सीएम पद ऑफर करें। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने भी कुमार विश्वास से उस बीजेपी सांसद का नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धुर विरोधी कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन की बात कही है। ममता बनर्जी का कहना है कि कोई भी अछूत नहीं है और सीपीएम के साथ गठबंधन का कोई प्रस्ताव आया तो तृणमूल कांग्रेस उस पर विचार कर सकती है। लेफ्ट पार्टियों ने ममता बनर्जी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सीपीआई नेता गुरदास दास गुप्ता ने कहा कि ममता बनर्जी से गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही गुरदास दास गुप्ता ने कहा कि ममता की नीतियों और राजनीति की वजह से बीजेपी पश्चिम बंगाल में रास्ता बना पाई है। ममता बनर्जी अब तक कम्युनिस्ट पार्टियों की कट्टर विरोधी रही है और लेफ्ट फ्रंट की 3 दशक पुरानी सरकार को उखाड़कर राज्य की सत्ता में आई थी। बीजेपी ने फायरब्रैंड नेता योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला करते हुए कहा कि जहां भी उनकी संख्या 10% से ज्यादा है वहां दंगे होते हैं। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां अल्पसंख्यकों की संख्या 35% से ज्यादा है वहां गैर मुस्लिमों के लिए जगह नहीं है।
इतना ही नहीं, गोरखपुर से बीजेपी सांसद ने कहा कि अगर हिंदुओं पर हमले होते हैं या उनका जबरन धर्मांतरण होता है तो हिंदू उन्हें उसी भाषा में जवाब देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का एक और विवादित बयान सामने आया है। मांझी ने कहा कि चूहा खाना खराब नहीं, मैं भी खाता था। दरअसल बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों के चूहा खाकर जिंदा रहने की खबर पर मांझी से सवाल किया गया था, जिस पर मांझी ने ये बयान दिया। सीएम मांझी मुसलर जाति से ताल्लुक रखते हैं। माना जाता है कि अभाव के दिनों में अनाज की कमी के चलते इस जाति के लोग चूहा मारकर खाते थे। ऐसा नहीं है कि सीएम मांझी ने पहली बार कोई विवादित बयान दिया, इससे पहले भी उनके कई बयान पर सवाल खड़े हो चुके हैं। सरकारी बंगलों के लिए किचकिच जारी है। 6 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने अब तक अपना बंगला खाली नहीं किया है। जिन 6 पूर्व मंत्रियों ने बंगला नहीं खाली किया उसमें अजीत सिंह, गिरिजा व्यास, पलम राजू, कृष्णा तीरथ, जितेंद्र सिंह और बलराम नाइक शामिल। बताया जा रहा है कि इन 6 पूर्व मंत्रियों ने बंगला खाली करने के लिए आज तक का वक्त मांगा है। उधर 258 पूर्व सांसदों में से 23 पूर्व सांसदों ने भी अब तक अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। इन 5 पूर्व सांसदों ने बंगला खाली कराने के नोटिस के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीएसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। बैठक में आज 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर मंथन होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन मायावती को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर मायावती ने सभी लोगों का आभार प्रकट किया। हरियाणा में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आज 4 अलग अलग जगहों पर समापन समारोह होगा। होडल में विजय संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। राजनाथ के अलावा होडल में प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और किशन पाल गुर्जर भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं पानीपत में विजय संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, जबकि जींद में सुषमा स्वराज और झज्जर में नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत 14 अगस्त को महेंद्रगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर की थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा जन चेतना पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस आज साझा घोषणा पत्र जारी करेगी। साझा घोषणा पत्र आज अंबाला में आयोजित रैली में जारी किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। रैली के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर में चारों ओर हरियाणा जनहित कांग्रेस और हरियाणा जन चेतना पार्टी के पोस्टर लगाए गए। आपको बता दें कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने एनडीए से नाता तोड़कर पंडित विनोद शर्मा की पार्टी हरियाणा जन चेतना पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे पैंथर्स पार्टी के विधायकों को मार्शल्स ने पकड़कर सदन से बाहर निकाला। ये विधायक सरकार पर जम्मू के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रहे थे। पैंथर्स पार्टी के विधायक वेल में आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। जब इनका हंगामा थमने का नाम नहीं लिया तो स्पीकर ने इन विधायकों को सदन से बाहर करने का आदेश दिया, जिसके बाद मार्शल्स इन्हें पकड़कर ले गए। राज्यपाल पद से इस्तीफा देते ही शीला दीक्षित की मुसीबतें शुरू हो गई हैं, जहां कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते उन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मानहानि के केस में यह आदेश सुनाया, जहां शीला दीक्षित को कोर्ट में पेश होना था। दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता पर मानहानि का केस दायर किया था, लेकिन कोर्ट के नोटिस के बाद भी वो पेश नहीं हुई, जिसके बाद साकेत कोर्ट ने उन पर 3 लाख का जुर्माना लगा दिया। और न्यूज रिपोर्टिंग में फिलहाल रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इसके बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात तारा शाहदेव मामले की, जिसमें रकीबुल हसन मामले में झारखंड सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश के लिए धन्यवाद दिया है और इस फैसले का स्वागत किया है। तारा शाहदेव ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो दोबारा खेल की दुनिया में लौटना चाहेंगे। 3 दिन की पुलिस हिरासत में रह रहे रकीबुल हसन ने पुलिस के सामने अपना एक गुनाह कबूल कर लिया है। सूत्रों की माने तो पुलिसिया पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो सरकारी अधिकारियों को लड़कियां सप्लाई करता था। इसके पहले इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत से तारा शाहदेव ने कहा था कि रकीबुल लड़कियां सप्लाई करता है। रकीबुल हसन और रंजीत कोहली के दोस्त रोहित ने उसके बारे में कई अहम खुलासे किए हैं। रोहित ने बताया कि रंजीत दूसरे को धोखे में रखकर काम निकालने में माहिर है। रोहित ने ऐसे कई लोगों का नाम बताया जिन्हें अपने फायदे के लिए रकीबुल ने इस्तेमाल किया। इसके पहले तारा शाहदेव केस में निकाह पढ़ाने वाले काजी जियान मोहम्मद ने कहा था कि निकाह के वक्त रंजीत ने अपना नाम रकीबुल बताया था। काजी ने कहा कि निकाह के वक्त तारा का नाम सारा बताया गया। काजी को शक हुआ तो रकीबुल ने बताया कि लड़की इस्लाम कबूल कर चुकी है। लव जिहाद के एक मामले में रांची की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सैयद इरफान आरिफी को 10 साल की सजा सुनाई है।
इरफान पर आरोप है कि उसने एक महिला को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, उसके साथ रेप किया, जबरदस्ती गाय का मांस खिलाने की कोशिश की। पीएम मोदी की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू होने से पहले ही भ्रष्टाचार की चपेट में नजर आ रही है। यूपी के बांदा में प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता खोलने के लिए लोगों से 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की वसूली की जा रही है। बांदा के जन सेवा केंद्र में बैंक खाते के दस्तावेज देने के एवज में वसूली खुलेआम हो रही है। लखनऊ के ठाकुरगंज में मंदिर तोड़े जाने के मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शैलेश कृष्ण के खिलाफ ठाकुरगंज थाने में मामला दर्ज किया गया। आईएएस अधिकारी दुबग्गा इलाके में बने प्राचीन बरदानी बाबा का हनुमान मंदिर तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे थे। आईएएस अधिकारी के खिलाफ लोगों ने मामला दर्ज करने के लिए जमकर विरोध किया, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी पर 25 करोड़ रुपए की लागत से बना बसघट्टा पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 7 दिन पहले ही 80 मीटर लंबे पुल का काम पूरा किया। मुजफ्फरपुर के कटरा में बने इस पुल को दोनों तरफ से सड़क से जोड़ने का काम होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही यह धंस गया। गनीमत रही कि पुल बीच से धंसा और उस समय इस पर आवाजाही नहीं थी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पुल के धंसने की बाबत जब बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से सवाल किया गया तो उसका कहना है कि नदी के कटाव के कारण पुल की नींव धंस गई, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के चलते यह हादसा हुआ। गाजियाबाद के साहिबाबाद में 3 तांत्रिकों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों तांत्रिकों पर आरोप है कि इन्होंने एक महिला के साथ रेप करने का प्रयास किया, उससे हजारों रुपयों की ठगी भी की। महिला को बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसका इलाज कराने के लिए इन 3 तांत्रिकों के पास वो गई थी। नसीम, हारून और यूसुफ नाम के तीनों तांत्रिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो जांच में लग गई है। विरार के बागट गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के 3 छात्रों की मौत के मामले में 2 और टीचर्स को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ छात्रों को पीटने का मामला दर्ज हुआ। इससे पहले भी इस मामले में 2 टीचर गिरफ्तार हो चुके हैं। गुजरात के सुरेंद्र नगर में धूलीधजा डैम में नहाने गई 7 लड़कियों में से 5 की डूबने से मौत हो गई। ऋषि पंचमी के मौके पर ये लड़कियां गहरे पानी में नहाने गई थी, जिनमें से एक लड़की डूबने लगी। उसे बचाने के चक्कर में 7 लड़कियां डूबने लगी। लड़कियों को डूबता देख आसपास के लोग लड़कियों को बचाने के लिए पहुंचे। 2 लड़कियों को लोगों ने बचा लिया, लेकिन 5 डूब गई। एमपी में भोपाल के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रैगिंग की खतरनाक तस्वीरें सामने आई। संस्थान के बी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र को उसके सीनियर्स ने रैगिंग के दौरान कई जगह ब्लेड मारकर जख्मी कर दिया। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बी के इस छात्र से उसके सीनियर्स ने धुएं से छल्ला बनाने और गाना सुनाने को कहा था। ऐसा न कर पाने पर इसे कमरे में बंद कर दिया गया। ब्लेड से कई बार किए। रैगिंग के इस केस की बाबत जब संस्थान के डायरेक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया गया। आरोपियों की पहचान करवाई जा रही है। कॉलेज प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। भोपाल में ओरिएंटल कॉलेज के इस छात्र के साथ रैगिंग के मामले में पुलिस ने 3 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जम्मू के कुपवाड़ा में आतंकियों ने सेना की मुठभेड़ जारी है। कालारूस में हुई इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। कुपवाड़ा के कालारूस में आर्मी ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है। दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। कालारूस में जंगल से सटे इलाके में आतंकवादी छिपे हुए हैं। इन जंगलों में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सेना के जवान इन आतंकियों को खोज निकालने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं और आतंकियों की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। कुपवाड़ा में पिछले 1 हफ्ते से आतंकियों के साथ रह रहकर मुठभेड़ चल रही है, जिसमें 4 जवान शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस ने सरकार और मंतूराम पवार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव निरस्त करने की मांग कर रही है। नागपुर में एक तेंदुए को रेस्क्यू ऑपरेशन कर बचाया गया। खापा गांव में यह तेंदुआ कुएं में गिर गया था। ग्रामीणों ने वन विभाग को खबर दी तो वन विभाग की टीम ने रस्सी के जरिए कुएं में